साउंड कैमरा एक्शन। बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में पिछले हफ्ते आपने सुनी थी बातचीत जानी मानी फिल्म पत्रकार, समीक्षक और लेखक पद्मश्री भावना सोमाया से। ये है इस बातचीत का दूसरा भाग। बातचीत आपके इस दोस्त यूनुस खान ने की है। दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं यूनुस खान और आज हमारे स्टूडियोज में बहुत ही खास मेहमान हैं, जानी मानी फिल्म क्रिटिक, लेखिका और फिल्म पत्रकार पद्मश्री भावना सोमाया। बहुत बहुत स्वागत भावना जी। विविध भारती में आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। भावना जी, पहला इंटरव्यू किसका था? पहले बहुत सारे छोटे छोटे थे, मगर जो पहला बड़ा इम्पोर्टेंट इंटरव्यू था वो था रेखा का। ओहो। तो मैं दो अनजाने के सेट पे थे और उनके मेकअप रूम में मैंने दस्तक दी और उनकी हेयर ड्रेसर थी चाइनीज, तो उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया। मैंने कहा कि मैं रेखा का इंटरव्यू करना चाहती हूँ। रेखा कहीं फोन लेने गई थी, तो वो वापस आई तो उन्होंने मुझे अपने रूम में देखा। तो रेखा ने कहा, अभी तुम मुझे बाहर मिली ना। मैंने देखा उसे, मगर मैंने सोचा इतने लोगों के सामने मैं उसे पूछूं और वो मना कर दे तो मेरी भी बेइज्जती होगी, तो चुपके से जाके उसके कमरे में बैठ गई। तो वो आई और मैंने कहा मैं इंटरव्यू चाहती हूँ। तो उससे कहा मुझे अभी तैयार होना है पूरा, और मुझे उसके बाद डायरेक्टर नहीं बुलाते हैं तो मैं आपका इंटरव्यू कर दूंगी। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने अपना बैग उठाई और बाहर निकलने गई। तो उसने कहा बाहर बहुत गर्मी है, तुम बाहर मत खड़े रहो, तुम यहीं बैठो, मगर मैं तुमसे बात नहीं करूंगी जब तक मैं तैयार नहीं होती। तो वो तैयार हो रही थी। पहले उसका मेकअप हुआ, कहीं पे नीला, कहीं पे गुलाबी, कहीं पे लाल, सब लग रहा था। मैंने तो पहली बार देखा किसी को तैयार होते हुए। फिर उसकी हेयर ड्रेसर आई और उसकी बहुत सारी चोटियां बनाई, फिर उसका जूड़ा बना, फिर जूड़े में सब श्रृंगार हुए, हाथ में कंगन, फिंगर रिंग्स, और उसको सब कुछ एकदम पूरा जो नवरस का श्रृंगार होता है अष्टनायिका का, वो सजाया गया। फिर वो पूरी तरह से तैयार हो गई तो मेरे सामने देखकर बोला कि अच्छा बताओ। तो मैं इतनी मुग्ध हो गई, वो इतनी सुंदर लग रही थी और ये सारा प्रोसेस में देख रही थी कि 2 मिनट के लिए तो मैं अपना सवाल ही भूल गई। मगर उसके बाद मैंने अपने आप को संभाला और मैंने सवाल उसको पूछे, तो बहुत खुश थी मेरे सवालों से। तो आप सोचो कि 2 अनजाने के सेट पर मैं उनको मिली थी 70s के दशक में। उसके बाद 70s में कितने सारे इंटरव्यूज किए, 80 में किए, 90 में किए, 2000 में किए, 2010 में किए, 2020 में किए, आज 2025 है। वो जो रेखा मिली थी वो ही रेखा है और उसको हम रेखा ही बुलाते हैं। हम सब हम उम्र है और उसके अंदर मैंने कोई बदलाव नहीं देखा। ये जो पहला इंटरव्यू है ये आगे चलकर किस चीज में कल्मिनेट हुआ, ये भी बता दीजिए हमारे सुनने वालों को। किताब में कल्मिनेट हुआ। किताब के एक कवर पे मैंने उसको डाला था, जिसमें वो किताब थी टेक 25, जो 25 इयर्स ऑफ माय जर्नलिज्म था। तो रेखा का तस्वीर इसलिए ली गई थी क्योंकि शी वाज समबडी हुम आई हैव इंटरव्यूड इन एवरी डेकेड। तो वो उतना ही जानती है मेरी जिंदगी के बारे में जितना शायद मैं जानती हूँ। हम लोग जितने लोगों से मिलते थे वो हमारी जिंदगी में भी रस लेते थे। उनको पता होता था अगर हमारे ऑफिस के एडिटर के साथ थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है। अच्छा, ये भी पता होता हम लोग बताते थे। वो वाह। हमारे दोस्त होते थे और वो भी हम लोग को बताते थे कि उनके बॉयफ्रेंड्स के बारे में या उनके रिश्तेदारों के बारे में या माता पिता के बारे में कोई तनाव है तो। और कभी कोई कहता नहीं था एक दूसरे से कि ये बात ऑफ रिकॉर्ड है या ऑन रिकॉर्ड है। हमको पता होता था कि क्या नहीं लिखना है या क्या लिखना है। और सिर्फ रेखा की बात नहीं है, राजेश खन्ना, शशि कपूर, ये सब। शशि कपूर तो एक क्रश था मेरा, इतने गुड लुकिंग एक्टर थे और मेरे एडिटर को पता था। तो शशि कपूर का जब भी इंटरव्यू होना होता था तो मेरे एडिटर बोलते थे भावना को पूछ के जाओ, क्योंकि भावना इज द राइट सोबर शशि कपूर। और जावेद अख्तर बहुत मजाक उड़ाते थे जी। बोलते थे कि आमतौर पर कोई जर्नलिस्ट एक एक्टर को शायद 2-3 महीने में मिलती है, मगर भावना के पास कोई ना कोई बहाना होता है शशि कपूर को हर महीने मिलने का।
ओए होए। और मैं क्योंकि कॉलेज में थी उन दिनों में, तो शशि कपूर ने समझो कि 12 बजे का टाइम दिया है, अभी 12 बजे तक मेरा कॉलेज खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद कभी कभी सडनली ट्यूटोरियल्स होते थे या एक्सटेंडेड लेक्चर्स होते थे, उसके बाद आप ट्रेन में बैठो, अंधेरी उतरो, फिर आप फिल्मालय स्टूडियो जाओ, तो 2-2:30 बज जाते थे। तो जाके मिलती थी तो बोलते तुमको तो 12 बजे आना था। तो मैं बोलती थी 12 बजे आना था, मुझे लगा 2:30 बजे आने का था। हाँ, तो वो बोलते भावना झूठ भी बोलती हो तुम। फिर मैं बोलती थी हाँ कॉलेज में मुझे लेट हो गया। तो बोला ऐसे सच बोला करो, बोल दो कि तुम कॉलेज में थी और वहां से आ रही हो। मगर शशि कपूर बहुत 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 अच्छे थे। ही इज अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन माई ग्रूमिंग एज अ जर्नलिस्ट। हम जब हिंदी के शब्द गलत बोलते थे तो वो सिखाते थे कि ऐसे बोलते हैं। या जब मैं उनके सेट पर जाती थी और सिर्फ उनसे बात करती थी तो वो बोलते थे कि तुम मेरे सेट पर आकर सिर्फ मुझसे बात नहीं कर सकती हो, तुम्हें प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, कोरियोग्राफर को, सबको नमस्ते करना चाहिए। और जैसे छोटे बच्चे को लेकर जाते हैं ना, सबसे पास लेकर जाते थे, नमस्ते करो, नमस्ते करो, नमस्ते करो। फिर एक बार मुझे याद है भारत भूषण के साथ वो मेकअप रूम शेयर कर रहे थे क्योंकि मेकअप रूम की तंगी थी। तो मैं उनसे मिली और बात करने लगी और मैंने भारत भूषण को एक्नॉलेज इसलिए नहीं किया क्योंकि उतनी तमीज नहीं थी, छोटी थी। और मेरा ये भी रवैया था कि मैं तो इनसे मिलने आई हूं तो मैं सबसे क्यों ज्यादा खाली पीली बातचीत करूं। तो वो बात करने से पहले मुझे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आंखें से इशारा कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्या? तो उसने बोला भारत भूषण से नमस्ते करो। मैंने कहा मैं उसे जानती नहीं हूँ, ही डजंट नो मी। ही सिंग ही डजंट नो यू, who are you? You have not seen Baiju Bawra? You have not seen Tansen? You know him. पहले उनसे नमस्ते करो, उसके बाद मुझसे बात करो। तो आजकल ना एडिटर्स ये सारी बातें सिखाते नहीं हैं। अमिताभ बच्चन को आप इंटरव्यू करने जाओ, जैसे कि आज के ज़माने में, अगर मेरा उनके साथ 6 बजे का इंटरव्यू है, 6 बजे मेरी गाड़ी उनके बंगले के बाहर रुकती है, उसके पहले 5 minutes to 6 अमिताभ बच्चन का फोन आता है, भावना वेयर आर यू? वाह। क्योंकि 6 बजे उनके बंगले के बाहर मेरी गाड़ी रुके, उसे 6 बजे की अपॉइंटमेंट नहीं कहते। उसके बाद तो मैं उतरूंगी, चलूंगी, सिक्योरिटी से जाऊंगी, फिर दूसरी सिक्योरिटी होगी, फिर लिफ्ट में बैठकर ऊपर जाऊंगी मैं उनके रूम में। सो 6 o'clock मीन्स आई हैव टू बी देयर एट 5:45, जो आप लोग की जनरेशन फॉलो नहीं करती है। मगर आपका कसूर भी नहीं है क्योंकि हम लोग को इस तरह के लोग मिले थे जिन्होंने हमें ट्रेन किया है जी। और मैंने तो बच्चन साहब के साथ 3 किताबें की है। बिल्कुल। तो वो उनका 6 बजना या 9 बजना या 9:30 बजना, बेहतर ये है कि आप वहाँ 9 के पहले या 8:30 के पहले ही वहाँ पहुँच जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो जो टाइम कहेंगे उसके पहले ही आएंगे। सही कहा आपने। यात्रा बातों की रेखा शशि कपूर अमिताभ बच्चन तक आ गई और अमिताभ बच्चन पर जो 3 किताबें हैं उनका भी जिक्र करना है, उनकी भी बातें करनी है। लेकिन यहाँ गाना किसका सुना जाए क्योंकि 3 लोग आ गए। अमिताभ बच्चन का जो रिमझिम गिरे सावन है, वाह वाह। और उसमें भी जो वो अंतरा है ना, महफिल में कैसे कह दे किसी से दिल बंध रहा है किसी अजनबी से, ये कितना खूबसूरत लिखा है। योगेश जी ने राजेश खन्ना का भी बहुत अच्छा गाना लिखा था जो आनंद में है, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। बाप रे, दिल छलनी हो जाता है। बिल्कुल। आजकल ऐसे गाने क्यों नहीं बनते हैं? ये गाने शायद बहुत दिल की गहराइयों से निकले हुए और बहुत स्क्रिप्ट के लिए ऑनेस्ट गाने हैं जो आज तक हमको याद है। तो अब आप बताइए, इतने सारे गानों का भी जिक्र हो गया है, इसमें से कौन सा गाना बजाया जाए? सभी बजा दो। मेरी बातें कम रखो और सारे गाने बजा दो। नहीं, यहाँ मंजिल का गाना बजाते हैं क्योंकि मौसम बारिश का है। जब हम बात करें तो ये गाना बजाते हैं। सावन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में
जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदें, अरमा हमारे पल के नमूने, कैसे देखें सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है किस अजनबी से। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा किस अजनबी से। हाय करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। भावना जी, कॉलेज तो एक दिन खत्म होना था, हो गया, और नौकरी फिर कंटिन्यू रखनी पड़ी, इजाजत मिल गई? देखो क्या था, इजाजत तो उन्होंने ऐसे कुछ दी नहीं, चल रहा था। ग्रेजुएशन के बाद मैंने लॉ किया 3 साल। मॉर्निंग कॉलेज में मैं लॉ करती थी, इवनिंग कॉलेज में मैं जर्नलिज्म पढ़ रही थी, और बीच का जो समय था उसमें मैं वो फ्रीलांसिंग कर रही थी सारे पेपर्स के लिए। ये लॉ किस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा था? मुझे करना था एमए, मगर कलीना तक जाना मुश्किल हो रहा था, तो मैंने चर्च गेट तक गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया। फर्स्ट ईयर तो बहुत आसानी से निकल गया, फर्स्ट क्लास भी मिल गया। सेकंड ईयर में मजा नहीं आया, मगर मेरी माँ ने कहा कि छोड़ना तो नहीं दूंगी। सेकंड ईयर भी कराया और थर्ड ईयर भी कराया, और फिर पिताजी ने कहा कि अब डिसीजन लेना है कि लॉयर बनना चाहती हो या जर्नलिस्ट। और मैंने कहा कि मैं तो राइटर बनना चाहती हूँ। थोड़ी सी उनको शायद मायूसी हुई, क्योंकि उनको लगा कि पैसे वैसे है नहीं ये जर्नलिज्म में, कम से कम लॉयर बनेगी तो सब सलाम भी देंगे और पैसे भी आएंगे। मगर ज़माना बदल रहा था धीरे धीरे, तो मुझे लगता है जितना कॉलेज में आसपास देखकर समझकर सीखा, उससे कई ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री ने स्टूडियो में एक्टर्स के साथ बात करके, उनकी ज़िंदगी का सफ़र करके, और ऑफिस में एडिटर से लिखने के बारे में, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। कोई ऐसे आप शेक्सपियर तो हो नहीं कि पहली बार लिखा और हो गया। उस ज़माने में क्या है कि हाथ से लिखते थे हम लोग, और बहुत लंबा आर्टिकल्स लिखते थे, तो ये जो मेरे हाथ की नस है ना, वो चढ़ जाती थी, बहुत ऐसे ऊपर आ जाती थी। फिर मैं उसके ऊपर वो जो एक बैंडेज बांधती थी, और पूरे ऑफिस में एक टाइपिस्ट होती थी और एक टाइपराइटर होता था, और सारे राइटर्स हैंड से लिखते थे, और वो हैंड रिटन टाइपिस्ट करती थी। फिर उसके बाद वो सब एडिटर उसको ठीक करती थी, उसके बाद ब्रोमाइड्स बनते थे और उसको हम छापते थे जी। तो वो टाइपिस्ट बार बार बुलाती थी कि ये क्या है, वो उसका सेंटेंस कैसे, समझ में नहीं आता था हैंड राइटिंग। तो मैंने एक तरीका निकाला था, ब्लू इंक से पहले एक बार पूरा आर्टिकल लिख लिया जो फुल स्केप शीट में लिखते थे। उसके बाद आपने एक ब्रेक ले लिया, खाना खाया, थोड़ा सा लेट गए या जो भी है। उसके बाद लाल इंक से उसको मैं एडिट करती थी, जिसमें सारा कंटेंट सही है कि नहीं वो सब डाल देती थी। उसके बाद फिर मैं वॉक के लिए जाती थी, फिर मैं ग्रीन पेन से उसमें इमोशन सब जगह पे सही आ रहा है कि नहीं, ग्रामर सेम टेंस में है कि नहीं, और उसके बाद रात को सो जाते थे।
फिर सुबह 4 बजे उठती थी नए फुल स्केप शीट्स के साथ, और ये तीनों रंग के सही करके, बहुत टाइम लगता था एक एक सेंटेंस को एकदम नीटली लिखते थे। और अगर कहीं गड़बड़ होती थी तो फिर वो इरेजर जैसा तो कोई होता नहीं है पेन का, नहीं, वो मैं दूसरे पेपर से ऐसे स्ट्रिप्स बनाती थी और उसको गम से चिपकाती थी, फिर देती थी टाइपिस्ट को, ताकि इतना अच्छा क्लीन दे दो कि उसको भी कम तकलीफ और जो सब एडिटर है उसको भी कम तकलीफ। बात कहने की ये है कि बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया है, और जब ये छप के आता था और कोई मिस्टेक हो गई होती थी तो एडिटर जैसे स्कूल टीचर होते थे ना, लाल पेन से ऐसे हमारे डेस्क पर आता था और हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। ये कैसे रह गया? अभी क्या हो रहा है, कंप्यूटर हम बात करते हैं, कंप्यूटर में अभी आप तो एक्सपीरियंस्ड हो गए हो, मगर आपका जो जूनियर है वो जाके एक स्टोरी लेकर आता है और वो ही फैक्ट चेक करता है, वो ही उसको पंच करता है, वो ही जाके वो ही कंपोज कर देता है या कोई और करता है, मुझे नहीं मालूम, और वो सीधा छप के चला जाता है। हम जब लिखते थे तो कितनी आंखें उसको देखती है, मैं 3 बार आंखें, ग्रीन रेड एंड ब्लू इंक, उसके बाद टाइपिस्ट की आंखें, उसके बाद सब एडिटर की आंखें, उसके बाद एडिटर की आंखें, और हर बार हमको कचहरे की तरह जवाब देना होता है कि ये क्या हुआ, इसका क्या था, बराबर मालूम है, फिर एडिटर की आंखें, उसके बाद प्रूफ रीडर, उसके बाद छपता है। इसलिए जब एक मिस्टेक रह जाती है तो वो लाल करके हमारे पास भेजता है, तो हम कभी दूसरी बार ये मिस्टेक नहीं करते थे। और अलग अलग उम्र का लोग देख रहे हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस के लोग देख रहे हैं। अब तो 30 साल की लड़की एडिटर है, उसको टाइम नहीं है, वो दूसरी चीजें कर रही है। 20 साल की लड़की जो समझ में आता है डाल देती है। अब मैं इंस्टाग्राम में देखती हूँ, आशा पारेख की वीडियो है और वो लोग नंदा का गाना बजाते हैं, वहीदा रहमान का वीडियो है और वो लोग साधना का गाना बजाते हैं। उनको कौन क्या है वही पता नहीं है जी। और गाने तो दूर की बात है, बुनियादी चीजें ही ठीक नहीं है। पहले बहुत बुरा लगता था, अभी छोड़ दिया है। आप किस किस बात का बुरा लगाओगे? ये अमिताभ बच्चन का डायलॉग है। पहली बार जब मैं उनको इंटरव्यू करने गई थी, आफ्टर ही लिफ्टेड द बैन ऑन द प्रेस, तो वो पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में कर रहे थे और फिर कुछ सवाल मैंने पूछा, उसका जवाब उन्होंने इंट्यूटिवली हिंदी में दिया। अच्छा, जब तक वो अंग्रेजी में बोल रहे थे मैं भी ठीक थी, वो भी ठीक थे, तो ये जवाब उसने कहा कि किस किस को बोले, किन किन को बोले, और अगर बोलते ही जाएंगे तो पूरी एनर्जी जो है वो बोलने में चली जाएंगे, तो फिर काम कब होगा। तो सडनली मैं वहां बैठी थी तो वो बड़े स्क्रीन के अमिताभ बच्चन बन गए, क्योंकि अब तो वो किरदार बन गए मेरे लिए, जिसको देखकर हम लोग सब बड़े हुए हैं। तो 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि ये तो, जहां तक व्हेन ही वाज स्पीकिंग इन इंग्लिश ही वाज ऑल राइट, बट नाउ ही वाज द एक्टर, ही वाज द अमिताभ बच्चन। जब तक बैठने को ना कहा जाए खड़े रहो। आपके दिल में जो थोड़ी सी जगह मिल जाए, अपने अरमानों की बेताब कली खिल जाए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। जवानी में जवानी के सहारे हो जवां, मेरे मेहरबा मुझे तू ही तू, हम सफर चाहिए, हम सफर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न डर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए।
आसमां, खुला आसमां है सर पे हमारे, खुला आसमां, खुला आसमां। हमारे लिए है यही आशिया, यही आशिया। बिना प्यार के जिंदगी कुछ नहीं, बिना प्यार के जिंदगी कुछ नहीं। जहाँ प्यार है हर खुशी है वही। वो फूलों भरी चाहे, चाहे कांटों भरी, हाँ कांटों भरी, चले जिस पे तो वो डगर चाहिए, डगर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, न घर चाहिए। मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। निगाहों में ऐसे इशारे हुए, इशारे हुए। निगाहों में ऐसे इशारे हुए, इशारे हुए। कि दिल ने कहा हम तुम्हारे हुए, तुम्हारे हुए। नजर बन गई है जुबां प्यार में, नजर बन गई है जुबां प्यार में। मजा आ गया जीत का हार में। मिलेगा वही मांगोगे जो दिलदार से, मगर प्यार से। दुआओं में अपनी असर चाहिए, असर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, न घर चाहिए। मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। जवानी में जवानी के सहारे हो जवां, मेरे मेहरबा। मुझे तू ही तू हम सफर चाहिए, हम सफर चाहिए। क्या बात है, क्या बात। 3 किताबें अमिताभ बच्चन के साथ, बड़ा लंबा अनुभव रहा होगा। पहली किताब आपकी अमिताभ बच्चन पर ही थी या किस पर थी? पहली किताब अमिताभ बच्चन पर थी, Right? क्योंकि जी। बहुत सारे इंटरव्यूज किए थे उनके साथ। 18 साल से वो बात नहीं कर रहे थे मीडिया से, और फिर बात करनी शुरू की तो बहुत ज्यादा बातें हो रही थी। तो एक दिन मेरे सेक्रेटरी ने कहा कि अभी आप अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू मत करना, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि मैं कौन सी फाइल के नाम से उनको सेव करूं। क्योंकि 90 के दशक में कंप्यूटर आ गए थे, हम सबको सीखना पड़ा। आप लोगों ने तो वारिस में ही ले लिया था सब कुछ, हमको तो हर चीज सीखनी पड़ी थी। तो मैंने वो सारी चीजें फिर से देखी, और फिर आई रीविजिटेड एंड आई डिड अ बुक। और उसके बाद जैसे फिल्म का एक ड्यूरेशन होता है, किताब का भी वर्ड काउंट होता है, तो जो कुछ भी नहीं गया उसको मैंने दूसरी किताब में डाला, और मुझे अच्छे पब्लिशर मिल गए। और जो तीसरी किताब है लेक्सिकॉन, उसमें ये था कि जैसे हम और आप अभी बात कर रहे थे, अपने दोस्तों के साथ थी, और सडनली आई रियलाइज दैट एवरीबॉडी इज टॉकिंग इन अमिताभ बच्चन डायलॉग्स। और मैंने सोचा कि शायद ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिसे हम उनके फिल्म के प्रॉप के साथ नहीं रिलेट कर सके। तो मैंने उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, सारे डिक्शनरी से सारे शब्द निकाल के लिख लिए, और अब एक एक करके उसके लिए प्रॉप ढूंढा, और उसके पिक्चर का नाम, और फिर वो कहाँ यूज किया गया है वो सीन। मिसाल के तौर पर ए, सारे अल्फाबेट से एक एक ही बताऊंगी क्योंकि इतना ज्यादा बता नहीं सकती। एरो, फिल्म का नेम तूफान, वो एरो यूज करते हैं, और वो सीन को डिस्क्राइब करो। बी, बॉटल, फिल्म का नाम शराबी, वो सीन को डिस्क्राइब करो जब उनको पीना है और उस बॉटल में शराब नहीं है। सी, चेन, फिल्म का नाम जंजीर, ब्रेसलेट में से वो घोड़ा और उनको जो नाइटमेयर्स आते रहते हैं। डी, डॉल्फिन, अजूबा, जो वो डॉल्फिन पानी में से आती है और वो माँ कहकर पुकारते हैं।
आप सोचो कि ऐसा एक भी शब्द नहीं था A to Z जब उनकी फिल्मों से हम रिलेट नहीं कर पाए। कमाल का आइडिया था, वाह। मगर कोई पब्लिशर छापने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि nobody wants to think out of the box। उनको बायोग्राफी चाहिए। मैंने कहा मेरी बायोग्राफी हो गई। फिर एक पब्लिशर आया, उसने छापी। कितना बिजनेस किया किताब ने मुझे नहीं मालूम, मगर मीडिया ने बहुत तारीफ की, बहुत सारे इंटरव्यूज हुए। और अभी मुझे नहीं लगता है कि लोगों को इस बात का पूरी तरह से एहसास है, मगर 100 साल गुजर जाएंगे तब उनको एहसास होगा कि ये कितनी कमाल की किताब थी। बिल्कुल। और जो पहली 2 किताबें हैं अमिताभ बच्चन पर, उनकी नाम का भी जिक्र हो जाए ताकि हमारे सुनने वालों द फर्स्ट इज अमिताभ द लेजेंड, वेयर इट इज इन कॉन्वर्सेशन with the actor of his entire life journey. The second is called Bachchan-Elia, जहां उनके सारे फिल्म पोस्टर्स है फ्रॉम साउथ हिंदुस्तानी टू द लास्ट ईयर, और हर फिल्म का एक ट्रिविया है। वाह। तो इट्स लाइक अ फिल्मोग्राफी। इट्स अ कॉफी टेबल बुक। 3,500 की थी। इसे सबसे यादगार मुलाकात अमिताभ बच्चन के साथ कौन सी रही जिसका यहाँ जिक्र होना जरूरी है? सारी मुलाकातें उनके साथ यादगार ही रहती हैं। मुझे इंटरव्यू के दौरान से ज्यादा जब मैं ऐसे ही उनको मिलती हूँ और बातचीत होती है, वो ज्यादा यादगार है, क्योंकि एक इतना बड़ा सक्षम कलाकार जिसके पास सब कुछ है, शोहरत, पैसा, नाम, काम, परिवार, इसके बावजूद वो कितना नॉर्मल है। He does not indulge in his superstardom at all. और कितना सिंपल आदमी है जो वो खाते हैं, और कितनी उनको डिसिप्लिन है। जी, खासतौर पर समय का अनुशासन। अभी आप कोई भी प्रीमियर में जाओ, जिसका प्रीमियर है वही टाइम पर नहीं पहुंचते हैं। ये हो ही नहीं सकता अमिताभ बच्चन की फिल्मों के साथ। ब्लैक के प्रीमियर में मैं गई थी, उन लोगों ने बोला था कि सब टाइम पर आ जाना। आप थिएटर के अंदर जाओ, उसके पहले संजय लीला बंसाली, रानी मुखर्जी, अमिताभ बच्चन, ऑल ऑफ देम ड्रेस्ड इन ब्लैक वो वेटिंग। वाह। जैसे देव साहब भी ऐसे ही थे, पार्टी में खुद फोन करके बुलाते थे और आप पहुंचो उसके पहले होते थे। आज आप पार्टी में जाओ तो होस्ट लास्ट में आते हैं। जी, अमिताभ बच्चन के नाम एक गाना हो जाए। एक गाना मुझे बहुत पसंद है, याराना का, छू कर मेरे दिल को। क्या बात है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि इस गाने को कुछ और तरीके से फिल्माया जाना चाहिए। वो जो स्टेडियम में किया है उसके बजाय इट कैन बी अ मोर सेंसिटिव। कुछ गानों के लिए ये अच्छा होता है कि हम उनके सिर्फ ऑडियो सुने। हाँ। हम उनके वीडियोस ना देखें, तो ये शायद उसी तरह का एक गाना है। जी, मगर बहुत सुंदर गाना है। जी। मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं,
देखता चला जाऊं मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा आजा तेरा आंचल ये प्यार से मैं भर दूं प्यार से मैं भर दूं खुशियां जहां भर की तुझको नजर कर दूं तुझको नजर कर दूं तू ही मेरा जीवन तू ही जीने का सहारा छूकर मेरे मन को दिया तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा भावना जी, पत्रकारिता की एक बहुत लंबी आपकी यात्रा रही है और कितने सारे स्टार्स की पीढ़ियां आपने देखी हैं, जहां एक तरफ राज कपूर, देवानंद और दिलीप साहब वाली पीढ़ी हो गई, राजेश खन्ना और शशि कपूर वाली पूरी पीढ़ी, फिर अमिताभ बच्चन का राइज और वो पूरा दौर 80 वाला, और उसके बाद अगर हम आज की बात करें तो विकी कौशल, ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, सोनम वगैरह वगैरह। इस पूरे बदलते हुए दौर की कुछ यादगार बातें हमारे साथ साझा कीजिए और एक्सपीरियंसेस साझा कीजिए। सोनाक्षी सिन्हा अक्सर कहती है कि आपने तो सबको एज चिल्ड्रन देखा है, तो इसलिए एक लगाव भी अलग तरीके से होता है उनके साथ। और उनके फिल्म के बारे में जब हम टिप्पणी भी देते हैं तो उनको लगता है कि मासी या इस तरह से बता रही है तो सही ही होगा। सोनाक्षी को जब पहली बार देखा था तो शत्रुघ्न सिन्हा का इंटरव्यू कर रही थी, वो वहां खेल रही थी। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि आ जाओ मेरी गोद में बैठो, और फाउंटेन पेन से उसके हाथ में कमल बना दिया। तो सोनाक्षी सिन्हा ने हाथ फटका दिया और कमल भी बुझा दिया और वो चली गई कहीं। मैंने बोला ये लड़की किसी का नहीं सुनेगी, वो आगे चलकर जो करना है वही करेगी। रणबीर कपूर जब भी मैं नीतू को मिलने जाती थी, पीछे कहीं छुप कर हमारी बातें सुनता था। उनको क्या रस था हमारी बातों में मुझे नहीं मालूम। मैंने जो दूसरी किताब लिखी थी सलाम बॉलीवुड, जिसमें नीतू चिंटू के कोटिंग पीरियड की बहुत सारी बातें हैं, नीतू मुझे बोलती है वो बार बार किताब मेरे कमरे से गायब हो जाती थी और वो पूरा पढ़ता रहता था। मगर चुप्पी सा बच्चा था, बिल्कुल कोई शोर नहीं, बताना नहीं, मगर शैतान। और सोनम कपूर, क्योंकि अनिल कपूर, मैं, बोनी कपूर सब साथ में कॉलेज में थे, तो सोनम को भी पैदा हुई तब देखा है। अभिषेक बच्चन को बहुत छोटेपन में नहीं देखा था क्योंकि अमिताभ बच्चन बात नहीं कर रहे थे, बट टीनेज से देखा होगा। हाँ, टीनेज। करीना कपूर को मैं पुकार की शूटिंग के लिए गोवा गई थी और बबीता की गोद में बैठी थी और वो गाना शूट हो रहा था, समंदर के नहा कर निकली और भी खूबसूरत हो गई हो तुम, समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो तुम। जब तक गाना चल रहा था करीना कपूर मैडम ठीक थी। अच्छा। पर छोटी सी बच्ची थी। उसके बाद एक फाइट सीक्वेंस था बिटवीन अमिताभ बच्चन एंड रणधीर कपूर, और उसको लगा कि अमिताभ बच्चन तो मेरे पिता को मार रहे, तो जो उसने चीखना, चिल्लाना,
और रोना शुरू किया। शूटिंग रोकनी पड़ी। अमिताभ बच्चन को लेकर आए, रणधीर कपूर गले से लगाया, दोनों ने सामने उसके कि हमारी तो दोस्ती है, मगर उसका रोना बंद नहीं हुआ। उसके बाद मैं मिली जब वो 10 साल की थी। मुझे बोली कि मैं तो फिल्मों में आने वाली हूँ और जैसे ही मैं आऊंगी मैं सबकी छुट्टी कर दूंगी। और सचमुच वो आई 2000 में और सबकी छुट्टी कर दी। उसके बाद हमने उसको देखा, माँ बनी, बच्चे किए। अभी भी उसमें क्या बात है। तो सारे बच्चों को तो देखा ही है। राजेश खन्ना का सुपरस्टारडम भी देखा है। राजेश खन्ना लेट राइजर थे और पंक्चुअलिटी तो बिल्कुल नहीं थे। शूटिंग कभी टाइम पर नहीं पहुंचते थे। मेरा वो अपकमिंग फेज था। अभी भी मेरी कॉलेज चल रही थी और हमको उनको मिलने के लिए भेजा जाता था। बोला गया कि 9:30 बजे की शिफ्ट है, तो हम लोग 12 बजे 10:30 को पहुंच जाते थे राजेश खन्ना को मिलने। 12:30, 1:30, 2:30, 3:30 राजेश खन्ना आते थे। 3:30, पौने 4 बजे। उसके बाद मेकअप रूम में चाय पीना और फिर शूटिंग करते थे। तो मेरा एक कुछ फीचर था जहाँ उनके साथ कुछ ऐसे 7 दिन उनको ऑब्जर्व करना था। तो 7वें दिन मेरे को घर पे वो कर्फ्यू था 7 के पहले पहुंचने का, और ये वहां से आते ही 4, 4:30 को। उसके बाद वो शॉर्ट वॉट देंगे तो मेरे साथ क्या बात करेंगे। तो 6ठे 7वें दिन मैंने उनको एक फुट रूलर दिया और मैंने बोला कि यू आर अ नॉटी बॉय हु नीड्स अ गुड स्पैंकिंग। तो मेरे एडिटर तो बेहोश हो गए। उन्होंने कहा कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया, वो अभी मुझे तुम्हारी शिकायत करेंगे। तो वो फुट रूलर उन्होंने अपनी मेकअप ट्रे में रखा था। और जो भी उनकी हीरोइन होती थी उनको बोलते थे कि देखो ये मुझे भावना ने दिया है, ये फुट रूलर मेरे मेकअप ट्रे में ही रहेगा। और बहुत इमोशनल आदमी थे। गुस्सा था मगर 2 मिनट का था। सोडा बॉटल की तरह शांत हो जाते थे और फेयर इंसान थे। जैसे एडिटर को बोलते थे भावना को भेजना, क्योंकि शी कंट्रीब्यूट्स टू माय स्टोरीज। ये बहुत कम बोलते हैं लोग। वो लोग तो किस तरह से भी बोल दे, मगर हम उसको किस तरह से सजा के डालते हैं, हमारी तारीफ कोई नहीं करता, वो करते थे। देखो जब आप छोटे होते हो ना और एडिटर आपको ये सब सीनियर स्टार्स पास भेजते हैं ना, ये एक्चुअली नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर उस उम्र में उनकी अहमियत का इल्म नहीं होता। एक बेफिक्री से जाते हैं। जैसे सोहराब मोदी के पास मुझे भेजा गया था। अरे बाप रे। तो सोहराब मोदी ने मेरे से 5 मिनट बात की और कहा कि तुम घर जाओ। क्यों? क्योंकि तुमको मेरे काम के बारे में कुछ नहीं मालूम है। और वो ऐसी कड़क आवाज। हाँ, वो नाराज नहीं थे जी। उनको लगा कि इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है ये लड़की के साथ, और सही है। तो राज कपूर के पास ऐसे हम पूरी टीम गए थे। मैगजीन पूरी टीम भी बाहर जाती थी, एडिटर और जो हम लोग आर के स्टूडियो में थे। और फिर पता चला कि राज साहब कॉटेज में है, तो हम कॉटेज में गए और वो सिटिंग में थे राम तेरी गंगा मैली की। तो पूरा हमको समझा रहे थे। हम तो ऐसे ही बैठे थे, एडिटर को समझा रहे थे और वो उनके साथ वार्ता कर रहे थे कि कैसे जब गंगा शुरुआत होती है ऊपर से भागीरथी से, तब तो वो बिल्कुल साफ होती है। वो धीरे धीरे जैसे गंगा नीचे आने शुरू करती है तो कितनी गंदगी उसके साथ जुड़ जाती है और कैसे मैली हो जाती है। एंड मंदाकिनी वॉज जस्ट अ मेटाफर फॉर द गंगा। गंगा ये क्या सुनाए कि मेरे तट पर वो लोग आए जिन्होंने ऐसे नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए। गंगा हमारी तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते।
देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती हो, ऋषियों के संग रहने वाली, पतितों के संग रहती, ना तो होठों पे सच्चाई, नहीं दिल में सफाई, करके गंगा को खराब देते गंगा की दुहाई। ना तो होठों पे सच्चाई, नहीं दिल में सफाई, करके गंगा को खराब देते गंगा की दुहाई। करे क्या बिचारी अपने ही लोग डुबोते। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हो राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। देवानंद साहब राज कपूर साहब और दिलीप कुमार से बहुत अलग थे. ही वॉज अ वेरी इनफॉर्मल गाय. वो अपने सारे एक्टर्स को, टीम को बोलते थे कि मुझे देव साहब मत कहो, कॉल मी देव. हम लोग को भी कहते थे, मगर हम उनको देव साहब ही बुलाते थे. When he wanted to talk to you, he picked up the phone himself. और पार्टीज में भी वो खुद बुलाते थे. अपनी पार्टीज में पहले ही आ जाते थे. यूसुफ साहब बहुत जल्दी नहीं मिलते थे, मगर मेरा यूसुफ साहब के साथ एक बहुत अनोखा इंसिडेंट है. वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं गई थी जहाँ पे मैं लेट आई थी और कोई सीट खाली नहीं थी. यूसुफ साहब स्टेज पर थे और मैं ऐसे डरी हुई, सहमी हुई 20 साल की, ऐसे धीरे धीरे चल रही थी. पूरा चकाचक भरा हुआ था मीडिया से, सीनियर लोग. और वो स्टेज पर से उन्होंने ये भाप लिया कि नई लड़की है और डरी हुई है. तो स्टेज पर से वो मुझे इशारा कर रहे थे, ऐसे राइट हैंड में जा, वहां से तुम आओ, वो आयल में से. और वो इशारा कर रहे थे कि पहली सीट खाली है. मगर पहली सीट में जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैं कहीं दूसरी तीसरी में एक आधी सीट खाली थी तो बैठ गई. जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई तो सब लोग जाके उनके पास थे. अब मुझे उनको कुछ पूछने था नहीं, तो मैं चली आई ऑफिस और जो भी मुझे करना था कर दिया. दूसरे दिन मैं वो जर्नलिज्म कॉलेज जो 8 बजे खत्म होता था और मैं चर्च गेट से ट्रेन लेकर घर जाती थी. मैं रोड क्रॉस कर रही थी चर्च गेट स्टेशन के बिल्कुल सामने से, और एक ब्लैक शाइनिंग मर्सिडीज रुक गई मेरे सामने. अब मैं सोच रही हूँ कि ये मर्सिडीज क्यों रुकी, तो पीछे से एयर कंडीशन गाड़ियां तब नहीं आई थी. उन्होंने अपना विंडो रोल किया, इतना हैंडसम आदमी इतनी शाइनिंग फैब्युलस कार में, एंड ही सेड कम इन. तो मैं वो साइड पे गई और दरवाजा उन्होंने खुद खोला और मुझे बिठा दिया. अब मैं सोच रही हूँ ये मुझे क्यों अपनी गाड़ी में बिठा रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं हूँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की है. Is he mistaking me for somebody else? He thinks that I'm somebody he knows. मुझे हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं उनको कुछ पूछूं. एक तो वो इतना सॉफ्टली बात करते हैं, तो ऐसे कान लगाकर उनको सुनना पड़ता है. तो वो ही बात कर रहे थे और मैं बीच बीच में हाँ या ना ऐसे कुछ मुंडी हिला के कर रही थी. पेडो रोड आया तो उन्होंने कहा कि मुझे राइट में जाना है, तो मैंने कहा हाँ जी ठीक है, और मैं उतर गई. In his opinion, he was giving me a ride. I don't know who he thought I was, but मेरे लिए ये एक अनोखा अनुभव हो गया, मगर पॉकेट में बड़ा होल हो गया, क्योंकि अभी मुझे वहां से घर जाने का, कौन सी बस का कुछ इल्म नहीं था. तो फिर लेट भी हो गया था. मैंने सोचा मेरी माँ और पिताजी विल बी वेरी अपसेट, तो मैं टैक्सी में बैठकर घर आई और पता नहीं कैसे वो टैक्सी का पैसा दिया होगा मैंने, शायद घर जाके लाई होगी नीचे. कभी बाद में पता चला कि क्या हो रहा था ये? नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने मेरा चेहरा गौर से देखा था और उनको लगा होगा कि ये लड़की घबराई हुई है. तो उसके बाद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि वो मुझे इतनी जल्दी एक ही रात में मिल जाएंगे. तो मुझे लगता है कि वो जो उन्होंने मुझे मदद की थी वहां बैठकर, ये बात को कंप्लीट होना जरूरी था कि मैं उनको थैंक यू बोलूं या
मैंने तो तभी भी नहीं बोला क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि मुझे थैंक यू बोलना है। आपको बहुत सारी बातों का 20 साल में पता नहीं होता है, आपको धीरे धीरे समझ में आता है कि नमस्ते कब बोलना है, धन्यवाद कब बोलना है, सब हो जाता है। वक्त ये 7 चीजें हैं। यहाँ एक गाना सुनते हैं, फिर कुछ दिलचस्प सवाल है मेरे पास। दिलीप साहब का कोई गाना सुनते हैं। वैसे तो पुराने सारे गाने अच्छे हैं, जो उनका मधुमती में गाना है जहाँ वैजयंती माला डांस कर रही है और वो बीच में छिप जाते हैं, जुल्मी संग आंख लड़ी। जुल्मी संग आंख लड़ी, क्या बात है। और ये एग्जैक्ट सिचुएशन हम देखते हैं मणिरत्नम की फिल्म बॉम्बे में, जब मनीषा कोइराला डांस कर रही है वो दरगाह के बाहर, अरविंद स्वामी छुप जाते हैं और फिर से उसकी आंखें ढूंढने लगती है। क्या बात है। तो पता नहीं मणिरत्नम साहब की इंस्पिरेशन थी विमल रॉय या ऐसे ही उन्होंने सोचा। लेकिन बहुत सुंदर गाने का आपने चुनाव किया है, सुनते हैं जुल्मी संग आंख लड़ी। जी अपने परिवार पर आपने किताब लिखी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि किसी फिल्मी हस्ती पर किताब की बजाय परिवार पर किताब, इसका क्या कारण है? मैंने अब तक 20 किताब लिखी हैं और ज्यादातर किताबें सिनेमा या सिनेमा सुपरस्टार्स पर है। इनमें से कुछ 2 किताब भगवान कृष्ण पर है क्योंकि मैं कृष्ण भगवान की डिवोटी हूँ। 2 किताब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जो गुजराती किताबें हैं, जो कविता है, उनका मैंने अनुवाद किया है। एंड आई हैव कॉल्ड इट लेटर्स टू मदर एंड लेटर्स टू सेल्फ।
एक किताब मैंने गर्भ संस्कार पर भी की है। तो मुझे लगा कि पूरी जिंदगी मैंने सुपरस्टार्स को डॉक्यूमेंट करने में बिता दी। जब मेरा परिवार, मेरे माता पिता इतने स्पेशल है, हमारे परिवार की जिंदगी और जर्नी इतनी ज़्यादा अनोखी है, तो अगर अब नहीं करूँगी उन पर किताब तो बहुत देरी हो जाएगी। और मैं अपने माता पिता की 8वीं संतान हूँ, आखिरी संतान हूँ। और अब जो सेकंड थर्ड पीढ़ी है उनको तो उतना भी नहीं मालूम जितना मुझे मालूम है। तो द ग्रैंड चिल्ड्रन, द ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन एंड द ग्रेट ग्रेट चिल्ड्रन आर ऑल्सो देयर। मतलब अगर मेरे फैमिली ट्री को लिया जाए तो माता पिता के 70+ बच्चे उत्तराधिकारी है। तो मैंने सोचा कि इट इज टाइम टू डॉक्यूमेंट इट सो दैट एवरीबॉडी नोज आवर स्टोरी एंड इट इज अ स्टोरी ऑफ नॉट जस्ट अ फैमिली बट अ फैमिली एट द कस्प ऑफ अ चेंजिंग इंडिया। क्योंकि और इसका ये नाम जो आया है, नाम मैंने पहले बिल्डिंग अ नेस्ट सोचा था, मगर फिर मुझे लगा कि बहुत ज्यादा लोग खरीदेंगे नहीं। तो मैंने तो फेयरवेल कराची इसलिए रखा क्योंकि मेरे माता पिता के लिए कराची से बेहतर कोई जगह नहीं है। और आखिर तक वो कराची की बात करते रहे। मेरे बड़े भाई बहन भी कराची की बात करते रहे कि कराची का जो बाजार था, कराची का जो खाना था। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ कराची की बात होती थी, मेरे मासी, मेरे फूफी, सबके घर पर कराची की बात होती थी। और सब चाहते थे कि एक बार वो कराची चले जाए। मैंने सोचा था कि मैं कराची जाऊंगी और बाद में ये किताब शुरू करूंगी, मगर मैं यहाँ तक आई और कराची नहीं जा पाई, हुआ ही नहीं। भुज वापस लौटना हुआ? भुज वापस गई थी। वो घर देखा वापस? नहीं, वो सब कुछ बदल गया है। और कराची में भी मुझे यकीन है कि वो घर वो नहीं है, क्योंकि 100 साल से ज्यादा गुजर गए हैं। मगर अगर ईश्वर ने चाहा, हमारे देश के हालात कुछ और रहे तो शायद जाऊंगी। नहीं भी गई तो अभी ये किताब लिख ली ना, तो मैंने गंगा ना लिया, अभी मैं ठीक हूँ। एक बात जिसका जिक्र हमारे कम श्रोता जानते होंगे वो है आपका डांसिंग कनेक्शन, जो मैं जानता हूं। उसके बारे में बताइए। इतनी देर से डांस सीखा और उसके बाद शोज करना, ये जिद, अनुशासन, ये कहां से आता है? नहीं, डांस मैंने बचपन में सीखा था 4 साल, फिर मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद 2017 में जब मुझे पद्मश्री मिला और मुझे वो सर्टिफिकेट को फ्रेम करने के लिए मैंने कहीं दिया था, और मैं वो फ्रेम लेने के लिए गई और वो लड़का था नहीं वहाँ। वो लड़के को आने को समय था और बाजू में मैंने वो टट्टू कज़ी की आवाज़ सुनी जो डांस सिखा रही थी। तो मैंने सोचा कि उसका इंतज़ार कर रही हूँ तो मैं ऐसे ही यहाँ चली जाती हूँ। तो मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि एक सीनियर सिटीजन का क्लास था उसी दिन। तो वो डांस टीचर ने कहा कि यू जॉइन इट, तुम भी क्लास कर लो। मैंने कहा नहीं, मैं क्लास नहीं ज्वाइन करना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ। उसने कहा आई हो तो कर लो। तो फिर मुझे लगा इतना आग्रह कर रही है तो मैं कर लेती हूँ। फिर 1 घंटे में हो गया तो मैं निकल रही थी, तो उसे मुझे वापस बुलाया। तो उसे कहा ये जो जितनी लड़कियां डांस के लिए आई थी, ये सीनियर सिटीजन्स, वो नहीं कर पाएंगी मगर तुम कर पाओगी। और मैंने कहा मेरा प्रोफेशन इज़ वेरी डिमांडिंग। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको प्राइवेट सिखाती हूँ, तुम 3 महीने का रिस्क ले लो, 3 महीना मैं देती हूँ, 3 महीना तुम दो। और बस हम लोग ने शुरुआत की। फौरन उसने मुझे, उनके स्कूल का एनुअल डे था तो स्टेज पे कुछ सिखा के डाल दिया। फिर कुछ 2 महीने में उसने मेरा फर्स्ट ईयर का एग्जाम करवा लिया। उसी तरह से वो एग्जाम करवाती रही। अब मैंने गुरु बदल दिया है जो घर आके सिखाते हैं, और मैंने गुरु को पहले से ही बोला है कि प्रेशर नहीं रखना है। राइटिंग इज माय फर्स्ट आइडेंटिटी। तो ब्रॉडकास्टिंग, राइटिंग, किताब, ये मेरी आइडेंटिटी है। जैसे जैसे बीच में टाइम मिलता जाएगा, अगर कभी क्लास मिस हो जाता है तो प्रेशर नहीं करना है। और शो भी करने के लिए मैं बहुत अभी नहीं करती हूँ, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे सब जो शो करते हैं ना, उनको कोई डर नहीं लगता है। वो अपना मेकअप भी खुद करते हैं, तैयार भी खुद होते हैं। मुझे लोगों की ज़रूरत पड़ती है और मैं शो के पहले बहुत नर्वस भी हो जाती हूँ। तो मैं बोलती हूँ कि मैं अपने लिए सीखना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ, अच्छा लगना चाहती हूँ। मतलब आई शुड फील गुड अबाउट इट, बट आई डोंट वांट इट एज अ प्रेशर। बट आई एम एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड। मैं योगा करती हूँ, मैं डांस करती हूँ, मैं ब्रॉडकास्टिंग करती हूँ, मैं पॉडकास्टिंग करती हूँ, अपने दोस्तों को मिलती हूँ, अपने परिवार को मिलती हूँ। हर चीज़ के लिए समय निकालना ज़रूरी होता है। क्या बात है भावना जी, बहुत सारी बातें और हैं, लेकिन सबसे अच्छी मुलाकातें वो होती हैं जिनमें अगली बार के लिए सवाल बचा लिया जाए। मैंने भी बचा लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपसे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगा
तो मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। और आपका रेडियो स्टेशन भी बहुत ही स्पेशल है, बल्कि जैसी बातें यहाँ होती है ऐसी कोई और स्टेशन पर नहीं होती है। ठहराव है यहाँ, विजडम है और यहाँ पर ट्रेडिशन है। बहुत शुक्रिया। ये थी जानी मानी फिल्म पत्रकार, लेखक और फिल्म समीक्षक पद्मश्री भावना सोमैया से बातचीत। ये था दूसरा और अंतिम भाग। बातचीत आपके इस दोस्त यूनुस खान ने की और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर जुबैर खान। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, हर पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है, रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज।